गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका साइंस टीचर शुभम तिवारी फ्रॉम माय गुणोदय संस्कार अकेडमी विद्यालय ललितपुर से। विद्यार्थियों, आज 3 नवंबर 2020 दिन मंगलवार है और आज हम विज्ञान विषय की इस कक्षा के अंतर्गत पाठ 13 का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें कल हमने आपका जो टॉपिक उठाया था वो था भोज्य पदार्थों को खराब करने वाले मुख्य कारक कौन कौन से हैं। यानी वे जंतु, वे जीव जो भोज्य पदार्थों को नुकसान पहुंचाते हैं, दूषित करते हैं, खाने योग्य नहीं रहने देते हैं, ऐसे वे कौन से सूक्ष्म जीव हैं। तो कल हमने कवक के बारे में अध्ययन किया था कि कवक जो होते हैं वो किसी भोज्य पदार्थ जैसे कि रोटी, ब्रेड आदि की ऊपरी परत पर हरी हरी सफ़ेद सफ़ेद जो फफूंद दिखाई देती है वह कवक सूक्ष्म जीव होते हैं, जो कि भोजन को दूषित कर देते हैं और उसे खाने योग्य नहीं रहने देते। दूसरा है जीवाणु। तो विद्यार्थियों, जीवाणु सर्वव्यापी है, अर्थात मिट्टी, जल, वायु, भोज्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ सभी जगह जीवाणु व्याप्त है। और ये जीवाणु जो होते हैं वो 2 भागों में बटे होते हैं, हानिकारक और लाभदायक। कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होते हैं, जैसे दूध में पाए जाने वाले, दही में पाए जाने वाले, तो ये लाभदायक होते हैं। परंतु कुछ हानिकारक जीवाणु होते हैं जो भोज्य पदार्थों को दूषित कर देते हैं और जिसे वह खाने योग्य नहीं रहने देते। और यदि इन हानिकारक जीवाणुओं से दूषित खाना अगर कोई भी व्यक्ति ग्रहण करता है तो उसे निमोनिया, हैजा, पीलिया, पेचिस, पेट दर्द, उल्टी आदि इस प्रकार की बीमारियां या रोग हो जाते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं ईस्ट यानी खमीर की। तो विद्यार्थियों, खमीर वायु में पाए जाने वाला एक कोश के सूक्ष्म जीव है, जिन्हें वृद्धि के लिए एक नमी या उचित तापमान की आवश्यकता होती है। ईस्ट की क्रिया कार्बोहाइड्रेट्स युक्त पदार्थ पर होती है, जिसे वह अल्कोहल में बदल देते हैं और पदार्थ में खट्टापन आ जाता है। ईस्ट का उपयोग हमारे लिए लाभदायक भी है। कुछ खाद्य पदार्थों में इसकी थोड़ी सी मात्रा डालकर 3-4 घंटे रखा जाता है और फिर खाद्य सामग्री तैयार की जाती है, जिससे डबल रोटी बनाने में डबल रोटी स्पंजी हो जाती। इसी प्रकार जलेबी बनाने में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। अब आप कहेंगे सर, जलेबी बनाने में कैसे प्रयोग किया जाता है? ब्रेड या आमलेट या फिर जो केक वगैरह आते हैं, इनमें तो ईस्ट का उपयोग समझ में आता है, लेकिन जलेबी बनाने में कैसे? विद्यार्थियों, आपने देखा होगा जो मिठाई वगैरह बनाते हैं व्यक्ति, वो जलेबी बनाने के लिए मैदे का प्रयोग करते हैं और उस मैदे को वह पहले गला करके रख देते हैं और करीब जो है 1 या 1.5 घंटे उसको रखे रहने देते हैं। 1-1.5 घंटे रखे रहने का मुख्य कारण यही है कि उसमें ईस्ट सूक्ष्म जीव की जो मात्रा है वह उसमें उत्पन्न हो जाए, ताकि वह मैदा फूल जाती है और एकदम से स्पंजी हो जाती है। इसी प्रकार आपने देखा होगा कि घरों में जब रोटियां बनती हैं तो घर की जो महिलाएं होती हैं वो आटा को रोटी बनाने के पूर्व करीब 15-20 मिनट पूर्व लगा करके गुन करके रख देती हैं, ताकि उसमें जो खमीर है वो बन जाए, ईस्ट जो सूक्ष्म जीव है उसमें उपस्थित हो जाए, उनकी उत्पादकता उसमें हो जाए, ताकि वह स्पंजी हो जाए और ऐसा आटा हमारे लिए सुपाच्य भी होता है। तो विद्यार्थी, ईस्ट जो सूक्ष्म जीव है यह हमारे लिए लाभदायक है, परंतु उचित और उपयुक्त मात्रा में। परंतु जब इसकी इन सूक्ष्म जीवों की संख्या किसी खाद्य पदार्थ में बढ़ जाती है तो खट्टापन उसमें आ जाता है और खाने योग्य नहीं रहता, जैसे कि दूध का फटना। तो दूध भी
इसी तरह से होता है, अगर आप उसको गर्म करके पाश्चीकरण विधि द्वारा उबाल करके नहीं रखते हैं तो आप देखते हैं कि अगले दिन दूध में खटास आने लगती है और धीरे धीरे वो खराब हो जाता है। इसके रोडेंट या कीट पतंगे, तो आपने देखा होगा रोडेंट या कीट पतंगे लंबे समय तक बंद बर्तनों में रखे विभिन्न अनाज, गेहूं, चना, मटर आदि को आप देखें तो देखने पर क्या होता है कि अनाज में जैसे घुन लग जाता है, तो कुछ जंतु जैसे घुन उसे खाकर नष्ट कर देते हैं। अनाजों को खुला छोड़ देने पर चूहा खा जाते हैं। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार की सब्जियों में भी कीट द्वारा खाकर नष्ट कर दी जाती हैं, जैसे गोभी, बैगन में छेदक हो जाना, गोभी में कीट उत्पन्न हो जाना। तो विद्यार्थियों, ये जो कीट पतंगे हैं, रोडेंट हैं, यानी रोडेंट चूहा जिसे हम कहते हैं, तो ये भी हमारे खाद्य पदार्थों को नुकसान पहुंचाते हैं। तात्पर्य विद्यार्थियों कहने का यह है कि इन सभी कारणों से हमारा भोज्य पदार्थ दूषित हो जाता है, खाने योग्य नहीं रहता है, खराब हो जाता है। और इस प्रकार का भोजन यदि हम अपने दैनिक जीवन में ग्रहण करते हैं तो इस प्रकार के भोज्य पदार्थों को ग्रहण करने से कई प्रकार के रोग हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं। तो विद्यार्थियों, क्या करें कि हम भोजन को ग्रहण भी करें और रोग युक्त भी ना हो। तो किस प्रकार के भोजन का ग्रहण करना चाहिए या भोजन को हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, तो आइए जानते हैं अब हम भोजन के परिरक्षण की विधियां। विद्यार्थियों, भोजन को इन संक्रमक रोगाणुओं से, जीवाणुओं से या सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए हम विभिन्न प्रकार की विधियों का उपयोग करके इन्हें बचा सकते हैं, जैसे निर्जलीकरण या सुखाना, दूसरा है उबालना, तीसरा है ठंडा करना, हिमीभूत करना यानी फ्रीजिंग, और फिर है प्रशीतन। मीन्स ठंडा करने में दो विधियां हैं, फ्रीजिंग एंड प्रशीतन, और फिर तीसरी है हिमीकरण से सुखाना। तो इन विधियों का उपयोग करके हम अपने भोज्य पदार्थों को सुरक्षित और खाने योग्य रख सकते हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले निर्जलीकरण। यह बहुत ही साधारण और सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली विधि है, अर्थात भोज्य पदार्थों को धूप में सुखाना एक प्रचलित विधि है। इस विधि से क्या होता है, सूर्य की जो किरणें आती है उससे ऊष्मा द्वारा भोज्य पदार्थों की नमी को सुखा दिया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा घरों में गेहूं को जब हम चक्की पर ले जाते हैं तो उसके पूर्व में गेहूं को धोया जाता है, फिर धूप में सुखाया जाता है, जिससे कि उसमें उपस्थित जल की मात्रा बाष्पीकृत हो जाती है और सूक्ष्म जीवों के वृद्धि के अवसर उसमें कम हो जाते हैं। तो धूप में अनाज, दालें, पापड़, बड़ी, आलू चिप्स, सेवइयाँ, आंवला, गोभी, मेथी, चना, आम आदि ऐसी चीज़ों को सुखा करके उसका निर्जलीकरण किया जाता है। अन्य परिरक्षण की विधियों पर चर्चा करने के लिए कल उपस्थित होकर के आगे पुनः इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।